नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में आ रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है, ये संकेत खुद क्रेमलिन ने दिए हैं। और 21 जुलाई को पोलैंड ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 6 देश युद्ध में सीधे उतर सकते हैं। पोलैंड ने बेलारूस के बॉर्डर पर सेना तैनात कर दिया और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि बेलारूस पर हमला हुआ तो पोलैंड एटमी आग में भस्म हो जाएगा। पुतिन ने सिर्फ यही चेतावनी जारी नहीं की, उन्होंने दावा किया कि नेटो संगठन ही यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहा है जो नेटो देशों के बीच ही विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काने वाला है। क्या है पुतिन का कोड 6 नेशन, कैसे छिड़ सकता है विश्व युद्ध, इस रिपोर्ट में समझिए। यूक्रेन युद्ध के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पोलैंड पर जंग के बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। दूसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी पोलैंड बना था, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध भी पोलैंड से शुरू होने वाला है? इस बात की आशंका बढ़ा दी है पोलैंड की युद्धक तैयारी ने। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के पास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड की तरफ से बेलारूस पहले से हमले की आशंका जताता रहा है और इसीलिए बेलारूस ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 20 जुलाई को बेलारूस ने वैगनर ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास किया। ये युद्धाभ्यास पोलैंड की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर शुरू किया गया। 21 जुलाई को पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की सेना के पहुंचते ही राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे विध्वंसक ऐलान कर दिया। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि हमारे सबसे विनाशक हथियार तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन के संपूर्ण शक्ति शब्द का मतलब है रूस के सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की चेतावनी। पुतिन ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए उसे इतिहास भी याद दिला दिया। 21 जुलाई को पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का विध्वंसक खाका खींच दिया। पुतिन ने पोलैंड पर हमले की चेतावनी दी तो जर्मनी ने भी रूस को सीधी चेतावनी जारी कर दी। प्राग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया कि अगर वैगनर पीएमसी ग्रुप नेटो सदस्य पोलैंड पर हमला करता है तो जर्मनी का क्या रुख होगा। इस पर बोरिस ने जवाब दिया, जब हमारे मित्र पोलैंड को हमारे समर्थन और सहयोग की जरूरत होगी, हम तैयार हैं। चाहे हालात कितने ही भयावह क्यों ना हो, हम पोलैंड के साथ खड़े रहेंगे। पोलैंड और जर्मनी यानी दोनों नेटो देश हैं। अगर दोनों जंग में उतरे तो विश्व युद्ध शुरू होना तय है। लेकिन रूस का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं। रूस ने प्लान तैयार किया है कि यूक्रेन को लैंडलॉक्ड नेशन बनाने यानी यूक्रेन का समुद्री मार्ग बंद करने के लिए अगर दूसरे देशों पर भी हमला करना पड़ा तो तैयारी पूरी है। रूसी सामरिक मामलों के जानकार ये सलाह दे रहे हैं कि रूस को वेस्ट कंट्रीज और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस को पूरे ब्लैक सी पर कब्जा कर लेना चाहिए। ब्लैक सी पर रूस के कब्जे का मतलब होगा अनाज और कई देशों की पेट्रोलियम सप्लाई बंद होना और इस कब्जे के लिए नाटो देशों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। रूस यूक्रेन के साथ साथ ब्लैक सी से जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की जुड़े हैं। रूस का प्लान है कि ब्लैक सी के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए सबसे पहले रोमानिया और बुल्गारिया पर मिसाइल हमले किए जाएं। अगर पोलैंड जर्मनी युद्ध में उतरते हैं और रूस ब्लैक सी पर कब्जा जमाने के लिए बुल्गारिया सहित रोमानिया पर हमला करता है तो 4 नेटो देश एक साथ युद्ध में होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले लगातार जो जानकारियां सामने आई वो बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले क्या हालात थे, इनके अलावा बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया और रोमानिया भी जंग में उतर सकते हैं, ये जानकारियां लगातार आ रही हैं। आशंका तो ये भी है कि पहला हमला पोलैंड बेलारूस पर करेगा और इसके बाद रूस पोलैंड पर एटमी पलटवार कर सकता है। पोलैंड के समर्थन में जर्मनी ने युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है और आशंका है इसी वक्त बुल्गारिया पर रूस मिसाइल अटैक कर सकता है। रोमानिया पर भी रूस का हमला, मिसाइल हमला हो सकता है और इस तरह रूस और बेलारूस के खिलाफ यूक्रेन, जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया का साझा युद्ध छिड़ सकता है।
मतलब साफ है कि 4 नेटो देश के युद्ध में उतरते ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध की जो सूरत बनती दिख रही है, पुतिन ने उससे कहीं बड़े दावे किए हैं। और यह इशारा है कि खतरा रूस पर नहीं बल्कि यूक्रेन पर मंडरा रहा है। पुतिन का कहना है कि पोलैंड सैन्य ऑपरेशन का केवल दिखावा कर रहा है, जबकि उसका असली मकसद कुछ और है। पुतिन ने यह दावा रूस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किया है, लेकिन नेटो देशों का कहना है कि पुतिन का दावा सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जबकि पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के देशद्रोही विदेशी ताकतों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये यूक्रेन को विदेशी ताकतों को बेचना चाहते हैं। पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन की बागी टुकड़ी एक सैन्य गुट बना रहे हैं। ये गुट यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला करेगा। इसका टारगेट लवीव, टेर्नोपिल, खमेलनित्स्की जैसे इलाके हैं। दरअसल यूक्रेन और पोलैंड का सीमा विवाद पहले विश्व युद्ध से चला आ रहा है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगियों की हार हुई। पोलिश सेना ने लवीव सहित बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। तब यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया और हंगरी का था। इस क्षेत्र पर आज भी पोलैंड अपना अधिकार मानता है। पुतिन इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि पोलैंड साजिश के तहत यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र कब्जा करना चाहता है। अगर पुतिन का दावा सच है तो क्या यूक्रेन नेटो की साजिश का शिकार होने वाला है? क्या पोलैंड यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा कब्जाने की साजिश कर रहा है? क्या यूक्रेन की नेटो सदस्यता इसी वजह से टाली जा रही है? दरअसल नेटो ने अब तक यूक्रेन को सदस्यता के लिए तय समय सीमा नहीं दी है। और यूक्रेन की नेटो सदस्यता में सबसे बड़ा बाधक है हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूक्रेन के इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस की सदस्यता का भी विरोध कर चुके हैं। पुतिन ने यह दावा किया है कि पोलैंड यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है। वहीं यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि हंगरी पर यूक्रेन अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि यूकेआर इन्फॉर्म नाम की यूक्रेनी एजेंसी ने हंगरी पर हमले का प्लान तैयार किया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन की क्लासिफाइड रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता में बाधक हंगरी की सैन्य डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता में हंगरी दीवार की तरह खड़ा है। अगर यूएस के लिए युद्ध लड़कर भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं मिलती तो जंग लड़ने का क्या फायदा? ऐसी स्थिति में मेंबरशिप की राह में रोड़ा बने हंगरी पर हमला किया जाए। युद्ध के चलते पूरा यूक्रेन दांव पर लगा है। यूरोप के हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि नेटो में भी अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। अगर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो नेटो पर धोखे से हमला भी हो सकता है और ऐसा होते ही तय है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। पाकिस्तान के खैबर में फिदाइन अटैक हुआ है। पुलिस स्टेशन पर आतंकियों का यह हमला हुआ है। स्टेशन गार्ड को आतंकियों ने गोली मार दी है। आतंकी गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई है। 2 दिन पहले हुए हमले का सीसीटीवी इस वक्त आप देख रहे हैं। पुतिन का आत्मविश्वास अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेटो देशों ने जिस जीत को रूस के लिए 1.25 साल तक बेहद मुश्किल बनाए रखा, वो अब आसमान से ऐसा लग रहा है कि आसान सी नजर आ रही है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का जवाब नेटो देश अब तक नहीं तलाश सके हैं और दूसरी ओर हथियारों की कमी ने भी रूस को एक कदम आगे बढ़कर रणनीति बनाने का हौसला दिया है। रूस की सेना अब यूक्रेन को चारों तरफ से बेहद दबाव में रख रही है और एक तरफ यूक्रेन को समंदर से दूर करने की रणनीति है तो दूसरी तरफ पूर्व में भी बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने भी मान लिया है कि रूस के अटैक से यूक्रेन को पिछले दिनों जबरदस्त नुकसान हुआ है। न रणनीति बनाने का मौका है, न पलटवार करने का और न ही खुद को बचाकर निकलने के रास्ते। यूक्रेन के सैनिकों के हाथ खाली हैं। कुछ दिनों का गोला बारूद बचा है। पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा है और सामने से रूस का ताबड़तोड़ अटैक है। जबरदस्त धमाके हैं, बड़ी आग है। तबाही की कहानी हर दिन बड़ी होती जा रही है। कीव से वॉशिंगटन तक पहुंचने वाली हर रिपोर्ट में बस यूक्रेन की तबाही का आंकड़ा है।
कामयाबी की कहानी तो जैसे यूक्रेन के लिए कभी वापस न आने वाला अतीत बन चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन की हार टालने के लिए जो क्लस्टर बम पहुंचाए थे, वही बम यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। धमाके की आवाज से कांप गई जमीन और फिर आसमान की तरफ उठा एक आग का गोला। दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी परमाणु हथियार का धमाका हो या कोई बेहद शक्तिशाली बम का हमला हो। तस्वीरें ज़ाइटोमीर की हैं, जहां रूस ने हमला तो एक ड्रोन से किया, लेकिन धमाका कई टन बारूद का हुआ, क्योंकि यहां यूक्रेन के हथियारों का गोदाम था। हालात बदलने के बाद वॉर जोन से आने वाली तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिकों का एक्शन गायब है। यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी करके दावे करने का सिलसिला भी थम चुका है। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से निपटने के लिए रूस ने टैंकों की भारी तैनाती की थी। अब वो टैंक यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। रूस की जबरदस्त गोलाबारी से यूक्रेन के जंगल जल चुके हैं, पेड़ों पर पत्ते भी नहीं बचे हैं। जिन जंगलों में यूक्रेन की सेना छिपी रहती थी, वहां अब दूर तक देख पाना बेहद आसान है। आर्टिलरी प्रहार के बाद अब रूस की आर्मी इलाके को सर्च कर रही है और यूक्रेनी सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ रहा है। ओडेसा के पास रूस की नेवी से एक बहुत बड़ी गलती भी हुई। यहां युद्धाभ्यास के दौरान एक युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल मॉस्किट फायर की गई और इस मिसाइल की चपेट में यूक्रेनियन कॉर्वेट टेर्नोपोल आ गया। यूक्रेन के जहाज पर 2014 के बाद से रूस का कब्जा था। रिपोर्ट के मुताबिक सूमी में रशियन फोर्स का हमला जारी है। 21 जुलाई को 7 इलाकों पर गोलाबारी हुई। सूमी बाखमुत की तरह ही खंडहर में तब्दील हो रहा है। अजोव लड़ाके कैसे रूस के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट कर रहे हैं, यह आपको इस वीडियो से पता चलेगा। अजोव फोर्स के ड्रोन एक्सपर्ट्स ने पहले ड्रोन को भेजा। ड्रोन में रशियन हॉवित्जर के नजर आते ही कमांड सेंटर से आर्टिलरी टीम को अलर्ट किया गया। सटीक लोकेशन मिलते ही अजोव बटालियन के जवानों ने आर्टिलरी से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में रूस का एक D-30 हॉवित्जर नष्ट हो गया। यूक्रेन का एक और हमला देखिए। यूक्रेन के ड्रोन के कैमरे में रशियन फोर्स का एक ठिकाना कैप्चर हुआ और फिर यूक्रेन ने जेडैम बम से हमला कर दिया। जेडैम सीरीज के बमों को अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। जेडैम का मतलब है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जेडैम सीरीज के बमों का वजन 900 किलो होता है। जीपीएस सिस्टम से लैस जेडैम एक तरह का गाइडेड बम है। किसी भी फाइटर जेट से इस बम को गिराया जा सकता है। जीपीएस की वजह से ये टारगेट की तरफ मिसाइल या रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन को अब ये यकीन होने लगा है कि रूस के सामने टिके रहने के लिए ऐसे ही घातक हथियार आखिरी विकल्प है। यूक्रेन ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रात के वक्त रूस का सैनिक काफिला गुजर रहा था, तभी यूक्रेन ने क्लस्टर बम से हमला कर दिया। इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से आर्मर्ड व्हीकल्स की तबाही का सिलसिला जारी है। देखिए कैसे एक बार फिर 4 ब्रैडली कबाड़ में तब्दील हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना यूक्रेन की फौज पर हावी है, लेकिन यूक्रेन हाइमार्स का इस्तेमाल करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में हाइमार्स के अटैक से रशियन फौज के काफिले की कई गाड़ियों में आग लग गई। अमेरिका को हालांकि अब भी यूक्रेन से उम्मीदें हैं। अमेरिका मान रहा है कि काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका इसे यूक्रेन की हार नहीं मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी पत्रकार की मौत हो गई है। गोलाबारी में 3 पत्रकार जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की गोलाबारी में मारा गया है पत्रकार। ज़ेपोरिज़िया में रूसी पत्रकार की मौत की खबर इस वक्त आ रही है और गोलाबारी में 3 पत्रकार जख्मी हुए हैं, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि गोलाबारी में पत्रकार मारा गया है।
तो 3 पत्रकार थे जो जख्मी बताए जा रहे थे और अब खबर आ रही है कि यूक्रेन की गोलाबारी में मारा गया है पत्रकार। तो लगातार ताबड़तोड़ अटैक दोनों ही देशों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ज़पोरिजिया से रूसी पत्रकार की मौत की खबर आ रही है इस वक्त। तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट खुलने वाला है। समुद्र में अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। यह समुद्र आर्कटिक का होगा, जहां इस वक्त तनाव बहुत बढ़ गया है। बाइडेन ने यहां अपने 3 परमाणु बॉम्बर्स भी भेज दिए हैं। इससे पुतिन का क्रोध बहुत और बढ़ गया है। तो सवाल यही है कि क्या आर्कटिक में दुनिया की 2 महाशक्तियों में एटमी युद्ध होने जा रहा है? अगर रूस और नेटो में भिड़ंत हुई तो कितना बड़ा विनाश होगा? इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से यहां समझिए। युद्ध की ये आग अब समंदर में भड़कने वाली है। समंदर की लहरें बारूदी आग उगलने वाली है। समुद्र में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध होने वाला है। आर्कटिक में महाविनाश का ग्राउंड तैयार हो चुका है। आर्कटिक में युद्ध का पारा इतना बढ़ गया है कि किसी भी वक्त महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। अलास्का में अमेरिका के 3 परमाणु बॉम्बर पहुंच गए हैं और इसी के साथ समंदर में एटमी युद्ध का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अलास्का में अमेरिका के जो एटमी बॉम्बर पहुंचे हैं उनके नाम हैं B-1B लैंसर, B-2 स्पिरिट, B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस। अलास्का में अमेरिका के ये तीनों बॉम्बर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पहुंचे हैं। अमेरिका का ये वही कदम है जिसने आर्कटिक में रूस और नेटो के बीच तनाव को बहुत बढ़ा दिया है। अलास्का में अमेरिका के एटमी बॉम्बर पहुंचे तो मॉस्को का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि अलास्का रूस और नेटो में महायुद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। एक हफ्ते से यहां अमेरिका और रूस की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने यहां अपनी ओहायो क्लास की परमाणु पनडुब्बी भेजी थी और अब एक साथ 3 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं, जिससे महायुद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। आर्कटिक में अमेरिका अपने परमाणु हथियार जुटा रहा है तो रूस की हलचल भी यहां तेज है। 21 जुलाई 2023 इस तारीख को 9 साल बाद पुतिन आर्कटिक पहुंचे अपने एटमी बेस पर। यह रूस का वही सैन्य बेस है जहां पुतिन ने कई घातक हथियार तैनात कर रखे हैं। 10 जुलाई 2023 अलास्का में रूस ने पोसाइडन का टेस्ट किया। इसके अलावा रशियन नेवी इस इलाके में लगातार सैन्य अभ्यास करती रही है। 23 जुलाई 2023 इस तारीख को पुतिन व्हाइट सी में 2 विध्वंसक मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहे हैं। रूस की तरफ से यह महायुद्ध की तैयारी है। तैयार अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो भी है। यही वजह है कि बाइडेन ने अपने परमाणु बॉम्बर का जत्था अलास्का भेज दिया है। अमेरिका की तरफ से ये गतिविधि तब शुरू हुई जब बाइडेन फिनलैंड दौरे से वॉशिंगटन लौटे। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल चुकी है। अब स्वीडन को नेटो में शामिल करने की तैयारी है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों रूस के पड़ोसी देश हैं। इनके नेटो में शामिल होने से रूस बहुत भड़का हुआ है। शायद इसीलिए आर्कटिक में रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए ही अमेरिका भी अलास्का में बारूद जुटा रहा है। दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां इशारा कर रही हैं कि आर्कटिक सुपर पावर की जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों में बारूदी भिड़ंत होगी तो कितना बड़ा विनाश होगा, इसकी कल्पना से ही कलेजा कांप उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन में बरस रहे बारूद ने नेटो और अमेरिका की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसीलिए नेटो की रणनीति में रूस को कमजोर साबित करने वाले केंद्र क्रीमिया को शामिल किया गया है। लेकिन क्रीमिया में अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है और इसीलिए एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को टारगेट बनाने का इरादा पक्का कर लिया है, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की धमकी और उसके कुछ घंटों बाद क्रीमिया पर हमला। लेकिन क्रेमलिन ने भी दूसरे सिरे पर क्रीमिया से आगे तक का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। देखिए रणनीतिक मोर्चे पर बिल्कुल ताजा हालात। बार बार क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करके क्रीमिया का रूस से संपर्क तोड़ने की कोशिश ज़ेलेंस्की का पहला लक्ष्य बन गया है। हालांकि कीव ने अब तक हमला करना स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ इतना कहा जाता रहा है कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है।
और उसे वापस हासिल करना कीव का उद्देश्य है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का हम जवाब देंगे। हम देख रहे हैं कि कर्च ब्रिज से रूस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए इसे ध्वस्त करना जरूरी है। हमारी सेना के लिए अब यही ब्रिज टारगेट है, क्योंकि रूस इसी ब्रिज के सहारे गतिविधि कर रहा है और ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने शब्दों से क्रेमलिन के लिए चेतावनी जारी कर दी और इस धमकी को ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि एक्शन शुरू हो गया। सिर्फ कर्च ब्रिज नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की धमकी के साथ शुरू हो गया यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया। ये तस्वीर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से जारी हुई धमकी के कुछ घंटों बाद की है। हमला क्रीमिया के उस क्रास्नोवोर्दस्की जिले पर हुआ है जहां रूसी सेना ने हथियार और गोला बारूद का डिपो बनाया था और दावा है कि यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हथियार डिपो तबाह हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी क्रास्नोवोर्दस्की जिले में कई और जगहों पर भी ऐसे ही ड्रोन अटैक हुए हैं, जिससे आम रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका खुलासा खुद क्रीमिया के गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने किया है। उन्होंने रूस के एम्युनिशन डिपो पर हमला होना स्वीकार किया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सीमा से क्रीमिया का क्रास्नोवोर्दस्की जिले की सीमा करीब 180 किलोमीटर दूर है। वहां तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए, इसलिए तुरंत ही हमले वाली जगह के 5 किलोमीटर का रिहायशी दायरा खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि यूक्रेन का यह बारूदी एक्शन रूस के लिए अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन फिर भी डिफेंस की तैयारी नाकाफी साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की कर्च ब्रिज को तबाह करने की धमकी देने के बाद रूसी सेना का फोकस ओडेसा पर हो गया, जिसे बारूद से दहलाने में रूसी फोर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दावे के तहत शुक्रवार को रूस ने ओडेसा पर 7 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा 4 P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की गई। रूस के इन मिसाइल हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रूसी अटैक में कई लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि क्रीमिया के लिए कवच तैयार करने की जगह ओडेसा पर फोकस करने की वजह ब्लैक सी भी है, जिसे नेटो के लिए प्रतिबंधित करने के इरादे से रूस ने हमला किया है। लेकिन ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद तुरंत रूस की बारूदी प्रतिक्रिया से मतलब साफ है कि पुतिन उनके शब्दों से भड़क गए हैं, जिसे ओडेसा में विध्वंस से प्रमाणित किया गया है। तो क्या जवाब यही है? क्रीमिया में रूसी बेस और डिपो को ध्वस्त करना ओडेसा का जवाब है, या फिर क्रीमिया पर धमकी और अब हमला कोई नई रणनीति है? जवाब इस जंग के इतिहास में ही छिपा है और जवाब है नेटो का दबाव। क्रीमिया को कब्जे में लेने की रणनीति नेटो ने बनाई है। क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद भी दी गई है, लेकिन अब तक यूक्रेन ने क्रीमिया की दिशा में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। इसलिए अपने भविष्य की मदद के लिए पूरा फोकस क्रीमिया पर करना कीव की मजबूरी बन गया है। यानी ज़ेलेंस्की अगर ओडेसा में मोर्चा संभालते तो क्रीमिया का मोर्चा छूट जाता, जबकि क्रीमिया को लेकर विल्नियस में ज़ेलेंस्की को मिला अल्टीमेटम ज़ेलेंस्की पर दबाव का काम कर रहा है। इसलिए ओडेसा नहीं, क्रीमिया को टारगेट किया गया। हालांकि ओडेसा पर फोकस करके भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहां रूस का पक्ष मजबूत है। ये एक्सरसाइज रूस की है, जो ब्लैक सी में ठीक ओडेसा के मुहाने पर हो रही है। हालांकि ये एक्सरसाइज नेटो की ब्लैक सी में एंट्री रोकने के लिए हो रही है, लेकिन इसी अभ्यास में रूस ने यूक्रेनी कॉर्वेट टेर्नोपोल को नष्ट कर दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ऐसी ही कार्रवाई किसी भी देश के जहाजों के खिलाफ कर सकता है। यानी यूक्रेन ने जो तैयारी की है उसे रूस ने न सिर्फ नाकाफी साबित कर दिया है, बल्कि अब चुनौती क्रीमिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिजिया में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। बीती रात रूस ने 10 जगहों पर भीषण बमबारी कर यूक्रेनी डिफेंस को तबाह कर दिया है। यूक्रेन भी रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है और इस जंग की वजह से ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। युद्ध की वजह से प्लांट में विस्फोट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कितने देशों की हवा में रेडिएशन का जहर घुल जाएगा? अब इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट देख लीजिए। ये ज़ेपोरिजिया का युद्ध है, ये ज़ेपोरिजिया का विनाश है, ये ज़ेपोरिजिया का बारूदी वार और पलटवार है। ज़ेपोरिजिया में युद्ध का दरवाजा फिर से खुल गया है।
यहाँ जंग की इतनी भीषण आग भड़क गई है जिसमें ज़ैपोरिज़िया का चप्पा चप्पा जल रहा है। ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन में बहुत ही भीषण जंग हो रही है। बीती रात ज़ैपोरिज़िया में रूस ने भीषण बमबारी की। रूस के हमले में यूक्रेन की बड़ी डिफेंस लाइन टूट गई। रूस का दावा है कि उसके स्ट्राइक में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक और बड़ी तादाद में हथियार खत्म हो गए। रूसी फौज ने आधी रात को ऐसी बमबारी की कि ज़ैपोरिज़िया के कई इलाके जल गए। रूसी सेना ने 10 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें यूक्रेनी सेना के कई पोजीशन ध्वस्त हो गए। रूस की ये स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि यूक्रेनी फोर्स को ना तो समझने का मौका मिला, ना ही संभलने का। रूस के हमले में यूक्रेन को नुकसान हुआ तो यूक्रेनी फोर्स ने भी जवाबी हमला किया। लेकिन सच ये है कि रूस के हमले के आगे यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने वाला है। रूस के मुताबिक इसके लिए यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिज़िया में ढेर सारा विस्फोटक जमा कर चुका है। रूस का कहना है कि ज़ैपोरिज़िया में उसने हमले इसीलिए तेज कर दिए हैं ताकि यूक्रेन का विनाशक प्लान नाकाम हो सके। रूस और यूक्रेन की इस जंग में ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर संकट बढ़ गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि युद्ध की वजह से प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त ये खतरा और भी बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ज़ैपोरिज़िया से बाहर निकल गई है। जंग के दौरान अगर कोई मिसाइल ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर गिरी, अगर प्लांट में धमाका हुआ, अगर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचा, तो पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। धमाके के बाद एटमी रेडिएशन होगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। करीब 50 देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। सवाल यही है कि क्या इस तबाही को टाला जा सकता है? फिलहाल जो हालात हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि इस एटमी विनाश को रोक पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस ने एक और विध्वंसक प्लान तैयार किया है। प्लान के मुताबिक अगर रूसी सैनिक किसी इलाके को छोड़ भी देते हैं तो भी वहां बड़े हमले का खतरा बना रहेगा, यानी यूक्रेनी सैनिक हमेशा खतरे की जद में रहेंगे। आखिर क्या है रूस का सीक्रेट ऑपरेशन जिसने यूक्रेन से लेकर नेटो तक की नींद उड़ा दी है? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूस का नया हथकंडा यूक्रेनी सैनिकों को मारेगा खिलौना। कीव से खेरसोन तक टॉय ट्रैप, यूक्रेन पर सीक्रेट अटैक। रूस अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाले तबाही के तरीके को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें दुश्मन को जाल में फंसाकर मारने का प्लान है। रूस जंग जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। रूस की कोशिश है कि जिन इलाकों को छोड़ना पड़ रहा है वहां भी वो तबाही के निशान छोड़ जाए। जाहिर है रूसी ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे यूक्रेनी सैनिक और वहां उनका सामना सरप्राइज बम से होगा जहां उनका खात्मा हो जाएगा। अब वो सरप्राइज बम किसी खिलौने में हो सकता है, किसी टीवी में हो सकता है, किसी वॉशिंग मशीन में हो सकता है, किसी माइक्रोवेव में हो सकता है, किसी टिफिन में हो सकता है या किसी पेड़ में लगा हो सकता है। यहां तक कि किसी रिहायशी इलाके की सड़क में भी दबा हो सकता है। यानी रूस हर सूरत में यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान चाहता है, इसलिए इलाका छोड़ने के बाद भी वहां बम लगा जाता है, जिससे यूक्रेनी सैनिक जब पहुंचे तो बम फट जाए और चारों तरफ तबाही छा जाए। दरअसल ये तरीका द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक इस्तेमाल किया करते थे। वो बंकरों में या फिर उन ठिकानों में माइंस लगा जाया करते थे जहां खुद रुका करते थे। दरअसल बम लगाने के इस तरीके को बूबी ट्रैप कहा जाता है, जिसमें खिलौने या फिर दूसरी चीजों में बम फिट कर दिया जाता है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जब सैनिक पहुंचते हैं और वो बम लगी वस्तु को हाथ लगाएंगे तो जोरदार धमाका होगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों को माइंस डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन बूबी ट्रैप से बचने की नहीं। हालांकि जब पिछले साल रूसी सैनिकों ने खेरसोन से विड्रॉल किया था तब भी वो बूबी ट्रैप बिछा गए थे।
जिसमें कई जगह माइंस बिछा दी थी और माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टिफिन जैसे कई सामानों में बम फिट कर गए थे, जिससे कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों को बूबी ट्रैप से बचने की ट्रेनिंग दी गई थी। स्क्रीन पर दिख रही एक डॉल के जरिए यूक्रेन की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर ने ट्रेनिंग दी थी। इस डॉल में बम फिट करके बताया था कि जैसे ही इसे कोई हाथ लगाएगा तो बम फट जाएगा। ईस्टर्न और साउथ यूक्रेन में कई ऐसे इलाके हैं जहां रूस ने माइंस बिछाई हुई, यानी जैसे ही यूक्रेनी सैनिक रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ेंगे, माइंस फट जाएंगे। कुछ दिनों पहले कीव के इलाके बोरोदयांका में इसी तरह का बम मिला था, जिसे वॉशिंग मशीन में फिट किया गया था। बताया जा रहा है कि कीव पर अटैक के दौरान रूसी सैनिक एक घर में 15 दिनों के लिए रुके थे, तभी वो बम फिट किया गया था। यानी रूसी सैनिक एक तरफ मिसाइल, ड्रोन, टैंक के जरिए तबाही मचाते हैं और दूसरी तरफ उस इलाके को छोड़ते वक्त वहां तबाही का सामान छोड़ जाते हैं, जिसकी जद में यूक्रेनी सैनिक और आम लोग भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हथियारों की दिक्कत के बावजूद एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज का नया ऐलान 25 जुलाई को किया जा सकता है और कहा तो ये जा रहा है कि फौरी तौर पर अमेरिका यूक्रेन को $40 करोड़ के हथियार देगा। यूक्रेन को रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से उबारने के लिए अमेरिका यूक्रेन को कई आधुनिक हथियार दे सकता है। हार की कगार पर पहुंचे यूक्रेन को मिलने वाला है सुपर पावर का बूस्टर डोज। पुतिन ने 2 दिन पहले ही अमेरिका पर तंज कसा था और सबसे ताकतवर देश में हथियार खत्म होने की बात कही थी। अब अमेरिका ने इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लिस्ट फाइनल हो चुकी है। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप पहुंचाने की प्लानिंग तैयार है। 25 जुलाई को अमेरिका हथियारों के पैकेज का ऐलान कर देगा। यूक्रेन को $40 करोड़ का गोला बारूद दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना की हर दिक्कत को दूर करने की कोशिश है। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक का जवाब देने की वजह से इस वक्त यूक्रेन में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से नए एयर डिफेंस की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अमेरिका नए एयर डिफेंस न देकर यूक्रेन का बारूदी गोदाम भरने जा रहा है। यूक्रेन को नैसम्स एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें मिलेंगी, पैट्रियट एयर डिफेंस के लिए भी मिसाइलें मिलेंगी, हाइमार्स की सप्लाई भी की जाएगी। पिछली बार अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की थी, लेकिन अब अमेरिका से यूक्रेन को स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मिलने जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों की जान बचाने के लिए अमेरिका से भारी तादाद में स्ट्राइकर आ सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को टो और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की बड़ी खेप भी भेजने वाला है, ताकि रूस की आर्टिलरी और टैंकों को जल्दी से जल्दी नष्ट किया जा सके। यूक्रेन में ब्रैडली और लेपर्ड जैसे टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया है। अमेरिका इसी का बदला लेने के लिए यूक्रेन को भारी तादाद में एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है, ताकि यूक्रेन रूस से हिसाब चुकता कर सके। यूक्रेन को हथियारों की खेप देने की प्लानिंग मार्च से ही चल रही है। तब अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को 1100 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन मिलेंगे, टैंक को मॉडर्न करने के लिए फंड मिलेगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलेंगी, यूक्रेन के एयर डिफेंस को और मजबूत किया जाएगा, यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए फंड दिया जा रहा है। यूक्रेन को ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स दिए जा रहे हैं। जनवरी में ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन को M109A6 पलाडिन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की सप्लाई होगी। ये 3 मिनट में 4 राउंड फायरिंग कर सकती है। अमेरिका ने 90 स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और 300 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि अब अमेरिका की कंपनियों में इन हथियारों का प्रोडक्शन पूरा किया जा चुका है और अगस्त में ये तमाम हथियार यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। जर्मनी अब यूक्रेन में भी टैंक की फैक्ट्री लगाने जा रहा है, ताकि यूक्रेन में मौजूद लेपर्ड की मरम्मत हो सके और यूक्रेन को जल्द से जल्द टैंकों की सप्लाई भी तेज की जा सके। रूस ने जर्मनी की फैक्ट्री को तबाह कर देने की धमकी दी है। जर्मनी ने अपनी टैंक फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस तैनात करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
देश के कई राज्यों में भारी बरसात संकट की वजह बन गई है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों में भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। कई शहरों से बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उफनती नदियों में वाहन, लोग और मवेशी सब बह जा रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बारिश ने कैसी तबाही मचाई हुई है। सैलाब बना राष्ट्रीय संकट। भारी बरसात से आई आपदा। देश के कई राज्यों में मेघ बने मुसीबत। भारी बरसात के बाद ये गुजरात के जूनागढ़ का हाल है। उफनती बरसाती नदी से एक शख्स ने कार निकालने की कोशिश की और देखते ही देखते कार बह गई। कार सवार शख्स किसी तरह कार से बाहर निकला, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे टिक नहीं सका। बाढ़ में बहते शख्स का परिवार मदद के लिए चिल्लाता रहा। जूनागढ़ गुजरात से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए। उफनती पहाड़ी नदी की रफ्तार से सड़क पर पानी बह रहा है और दो लोग बहते हुए एक आदमी को बचा रहे हैं। तभी भगवा कपड़े पहने एक और शख्स पानी में बह जाता है। बचाव कर्मी पहले शख्स को छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। जूनागढ़ में कुछ ही घंटों हुई 13 इंच बारिश से सैलाब आ गया। बस्तियों में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मवेशी भी धारा के साथ बहते नजर आए। जूनागढ़ में भारी बरसात ने तबाही मचा दी है। ये जूनागढ़ की कलवा नदी है, जिसमें बरसों से ऐसी बाढ़ नहीं आई। भारी बारिश के बाद नदी अपने डूब क्षेत्र तक फैल गई और बस्ती का इलाका डूब गया। बाढ़ के पानी में कई कार भी बहती हुई दिखाई दी। जूनागढ़ की यह बस्ती नदी में तब्दील हो गई। करीब 8 फीट ऊंचाई तक पानी भर गया। जूनागढ़ में कुछ ही घंटों के भीतर कई दिनों की बारिश हुई और पूरा शहर सैलाब में डूब गया। जूनागढ़ के सैकड़ों अपार्टमेंट में बाढ़ का पानी भर गया। गुजरात के जूनागढ़ सहित नवसारी में भी भारी बारिश से बड़ा विनाश हो गया। नवसारी शहर में इतना पानी भर गया कि एक वेयरहाउस में रखे सिलेंडर बहने लगे। नवसारी शहर का बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया। गुजरात के अलावा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से सटे यूपी के इलाकों में भी बारिश ने कोहराम मचा दिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के हरिद्वार से सटे इलाके में बहने वाली कोटा वाली नदी में अचानक उफान आ गया। पुल खराब होने की वजह से नदी के रपटे से गुजरते यात्रियों से भरी एक बस सैलाब में फंस गई। बस को जेसीबी मशीन की मदद से रोका गया। घंटों की कोशिश के बाद बस में फंसे 70 यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी बारिश से बर्बादी बनी हुई है। बुरहानपुर में बाढ़ से उफनते एक नाले में युवक फंस गया। इलाके के लोगों ने रस्से के सहारे युवक को बाहर निकालने का इंतजाम किया।
राजस्थान में भी बारिश से बड़ी तबाही हुई है। जोधपुर की ये तस्वीरें डरावनी है। जोधपुर की एक गली में बरसात का पानी गरज रहा है और एक बाइक सवार महिला पुरुष किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में बहकर आई एक